ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करते हैं अशासकीय विद्यालय के मान्यता और नवीनीकरण के संबंध में। नवीन सत्र की समय सारणी जारी हो गई है सत्र 23-24 के लिए और इस सत्र में बहुत सारे नियमों में परिवर्तन किया गया है। अगर आप इस वर्ष मान्यता नवीनीकरण कराना चाहते हैं या नवीन मान्यता लेना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से पूरा देखना होगा ताकि किसी भी तरह के निर्देशों में भिन्नता ना लगे। तो इन्हीं सारी बातों को हमने समराइज किया है आज के इस अंक में। जब तक तैयारी करते हैं हम वीडियो दिखाने की, तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पत्र आया है राज्य शिक्षा केंद्र से 16 जनवरी को और पत्र क्रमांक है 269। पत्र समस्त कलेक्टर्स को, डीपीसीज को, बीआरसीज को भेजा गया है और इसमें कहा गया है कि सत्र 23-24 के लिए प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया एवं समय सारणी के संबंध में। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि सत्र 20-21 से ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है ताकि अशासकीय संस्थाओं, शालाओं के प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं मोबाइल का उपयोग करते हुए आवेदन किया जा सके। और इसी क्रम में सत्र 23-24 की मान्यता हेतु निम्नानुसार निर्देश एवं समय सारणी जारी की जाती है और इसमें जो सारणी है हम आपको वो भी बता देते हैं। पहला यह है कि प्राइवेट स्कूल द्वारा नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण हेतु RTEMP मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना और ये समय सारणी दी है 16 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य। इसके बाद दूसरा बिंदु दिया है BRCC द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक यानी DPC को प्रेषित करना। इसके लिए अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 10 कार्य दिवस के अंदर, यानी जिस दिन स्कूल अपना आवेदन प्रेषित करेंगे उसके बाद BRCC को 10 दिवस का कार्य दिवस दिया गया है। तीसरा बिंदु है जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण और इसकी अंतिम तिथि 2 मार्च है। BRCC द्वारा अनुशंसा सहित आवेदन अग्रेसित करने के 10 कार्य दिवस के अंदर। इसके बाद चौथा बिंदु है कलेक्टर के समक्ष अपील करना। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 30 दिवस तक संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा। पांचवा, कलेक्टर द्वारा अपीली आवेदनों का निराकरण और इसमें स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर लिमिट दी गई है। इसके बाद द्वितीय अपील, आयुक्त या संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को द्वितीय अपील की जाएगी और इसके लिए कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिवस तक आप इस अपील को कर सकते हैं। तो ये तो थी समय सारणी जो आपने देखी। अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये भी हम आपको बता देते हैं। अशासकीय स्कूलों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और इसके लिए पहला बिंदु दिया है, यदि कोई संस्था सत्र 23-24 से नवीन स्कूल संचालित करना चाहता है तो संबंधित संस्था RTEMP मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इस ऐप पे किस तरह से हम काम करेंगे इसके लिए भी एक वीडियो आपको आई बटन पर ऊपर दिख रहा होगा। अगर आप इस ऐप के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। दूसरा, जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा 31 मार्च 23 को समाप्त हो रही है, उनके द्वारा उपरोक्त समय सारणी अनुसार नवीनीकरण हेतु उक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार RTEMP मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें www.rteportal.mp.gov.in में अपने यूजर पासवर्ड से लॉगिन कर मान्यता को अनलॉक करना होगा। इसके पश्चात ही RTEMP के माध्यम से मान्यता नवीनीकरण आवेदन किया जा सकेगा। बिंदु क्रमांक 3 कुछ इस तरह से है कि यदि किसी स्कूल द्वारा स्कूल में कक्षा की वृद्धि की जाना है, अर्थात यदि कोई स्कूल 5वीं तक है परंतु उसे 8वीं तक करना चाहते हैं तो उनके द्वारा भी मान्यता हेतु आवेदन उक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जा सकेगा। चौथा बिंदु है नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण एवं अन्य गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ई-पेमेंट के माध्यम से संस्था को जमा करना होगा। पत्र का 5वां बिंदु कुछ इस तरह से है कि मान्यता अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क और इसमें जो क्रम से बिंदु दिए हैं हम आपको वो भी सारे बता देते हैं। पहला यह है कि नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु 5,000 रुपये, माध्यमिक शाला हेतु 7,500 रुपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु 10,000 रुपये निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जमा करनी होंगी। दूसरा, मान्यता नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु
राशि 2,000 रुपये, माध्यमिक शाला हेतु राशि 3,000 रुपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 4,000 रुपये प्रति वर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एक मुश्त जमा किया जाना होगा। इसी पत्र का तीसरा बिंदु आप देखिए, प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने की स्थिति में नवीनीकरण के समय कार्रवाई की जा सकेगी और इस हेतु शुल्क 5,000 रुपये जमा किया जाना होगा। पत्र का चौथा बिंदु कुछ इस तरह से है कि विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता या मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसाइटी या ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में 5,000 की राशि अतिरिक्त जमा करने पर आगामी 30 दिवस तक आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। पत्र का पांचवा बिंदु है कि स्कूल का नाम, स्कूल का पता परिवर्तन अथवा स्कूल की समिति का नाम, इनमें से किसी भी एक में परिवर्तन हेतु 5,000 का शुल्क देना होगा। स्कूल का नाम, स्कूल का पता परिवर्तन अथवा स्कूल की समिति का नाम परिवर्तन हेतु निम्नानुसार दस्तावेज जिला परियोजना समन्वय के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित किया जाएगा। स्कूल का आवेदन पत्र, समिति का ठहराव प्रस्ताव राशि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में, स्कूल की मान्यता की प्रति, जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आयुक्त संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित अनुशंसा पत्र, स्कूल की समिति परिवर्तन हेतु नवीन समिति सोसाइटी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेगी। नवीन समिति द्वारा आवेदन पत्र के साथ समिति विद्यालय के ऊपर कोई देनदारी नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। पुरानी समिति की एनओसी भी संलग्न करना होगी। अब इसके बाद छठवां बिंदु है सुरक्षा निक्षेप यानी सुरक्षा निधि। पहला बिंदु है नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक शाला द्वारा ऐसी कालावधि के लिए सुरक्षा निधि जमा की जाएगी जिसके लिए आवेदन किया गया है। राशि निम्नलिखित रीत में एक मुश्त जमा की जाएगी और इस टेबल को बच्चों की संख्या के हिसाब से बनाया गया है। जैसे 250 अगर बच्चे हैं तो प्राथमिक शाला के लिए 20,000, माध्यमिक शाला के लिए 25,000 और यदि कोई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है तो उसके लिए 30,000 रुपये सुरक्षा निधि होगी। इसी तरह से 250 से अधिक बच्चे हैं तो प्राथमिक शाला के लिए 30,000, माध्यमिक शाला के लिए 35,000 और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के लिए 40,000 राशि जमा करनी होगी। और जमा करने के संबंध में जो निर्देश हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सुरक्षा निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में शाला की समिति सचिव तथा जिला परियोजना समन्वयक के संयुक्त नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी। एक शाला हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि का उपयोग निर्धारित शाला हेतु ही किया जा सकेगा। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि संस्था द्वारा शाला की मान्यता अभ्यर्पित करने अथवा मान्यता की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन न करने की स्थिति में स्कूल के लिखित अनुरोध पर सुरक्षा राशि से सौदों की कटौती करने के पश्चात यदि कोई हो, जिला परियोजना समन्वयक द्वारा राशि वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा निक्षेप हेतु जमा की गई राशि जिला परियोजना समन्वयक की सहमति के बिना आहरित नहीं की जा सकेगी। तो मान्यता और नवीनीकरण के संबंध में जो नियम थे आपने वो ध्यान से सुन लिए हैं। अब किस तरह से मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा उसके स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके लिए स्कूल संचालक को गूगल प्ले स्टोर से RTMP मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको आप अपडेट कर लीजिए आज की डेट में। उसके आधार पर आपको अपनी मान्यता की कार्रवाई पूरी करना है। बिंदु क्रमांक 8 में कुछ तकनीकी बिंदु भी दिए हैं, उसको भी ध्यान रखना है। एक बार हम आपको बता देते हैं। पहला यह है कि मोबाइल ऐप में कोई भी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड नहीं किया जाना है, केवल मोबाइल ऐप से फोटो लेना अनिवार्य है। तीसरा बिंदु कुछ इस तरह से है कि यदि कोई शिक्षक अन्य प्रदेश का निवासी है एवं स्कूल में अध्यापन करता है तो उनके लिए समग्र ID की अनिवार्यता नहीं है। ऐसे कार्यरत शिक्षकों के लिए समग्र ID के सम्मुख इस तरह से 999 अंकित किया जा सकता है, परंतु समस्त शिक्षकों का आधार नंबर दर्ज किया जाना एवं समस्त शिक्षकों का आधार सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी हम आपको बता देते हैं। यदि किसी दूरस्थ गाँव में जहाँ पर प्राइवेट स्कूल स्थापित है वहां पर किसी भी मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता नहीं है तो सर्वप्रथम जहां पर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है वहां लॉगिन कर लें एवं मास्टर डेटा डाउनलोड कर लें। इसके पश्चात गैर नेटवर्क एरिया में कार्य करें तथा जब नेटवर्क एरिया में आए तो आवेदन को लॉग कर फॉरवर्ड करें जिससे नेटवर्क की समस्या न रहे। यदि किसी शिक्षक की जानकारी में संशोधन किया जाना है तो उसे डिलीट करें। तत्पश्चात स्टाफ जोड़ें ऑप्शन से शिक्षक की सही जानकारी दर्ज करें और इसके पश्चात BRCC स्तर से क्या कार्रवाई की जाना है वो इस पत्र में लिखा हुआ है और तत्पश्चात DPC स्तर से क्या कार्रवाई की जानी है ये इस पत्र में लिखा हुआ है। आप इस पत्र को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस जानकारी को समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।